हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पायस अकेडमी। आज का डेट है 14 अगस्त 2025। अगर आपको इस न्यूज़ पेपर एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CSCP_Assam को फॉलो कीजिए। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ आवर एनालिसिस आई वुड लाइक टू से दैट फ्रॉम 12 अगस्त 12 अगस्त से द वर्किंग प्रोफेशनल बैच ये स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइमिंग है 7 PM से 9 PM। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड यू गेट नो टाइम फॉर प्रिपरेशन इन द डे टाइम, देन आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक कि इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO, अर्थ ऑब्जर्वेशन EO सैटेलाइट। फिर हम देखेंगे अबाउट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी। दैन रिसर्च स्कॉलर रिफ्यूजेस टू रिसीव डिग्री फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नर, तो ये इशू को हम स्टडी करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस सेंटर ऑन प्ली फॉर क्रीमी लेयर लाइक सिस्टम इन SC/ST रिजर्वेशन। And then the 40th anniversary of signing of the Assam Accord on 15th of August 2025. Then US tariff not to impact India's growth। तो टैरिफ को लेकर हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। ये और एक एंगल है कि यूएस का टैरिफ जो है वो इंडिया के ग्रोथ को हैम्पर नहीं करेगा। इट इज़ बाय द एनालिसिस ऑफ S&P Standards and Poor। So let's start with the first one, that is India's private constellation of Earth's observation satellite। So क्या है इसका न्यूज़ इज़ India's first प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ EO सैटेलाइट्स अंडर PPP मॉडल टू बी सेटअप। PP का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब इंडिया का पहला प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ EO सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस मिलके उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, सो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हम मेंस में बना सकते हैं कि इंडिया स्पेस सेक्टर इज़ विटनेसिंग अ पैराडिम शिफ्ट विद इंक्रीजिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ PPP मॉडल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर इसको आंसर करना यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, एक है डिस्कस, 3 पार्ट है, सॉरी डिस्कस करना है आपको, फिर इसके चैलेंजेस को लिखना है और अपॉर्चुनिटीज़ को लिखना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर APSC तो आपको उसके लिए मिलेंगे 4 पेजेस, उसको 4 पेजेस में आपको कंप्लीट करना है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC तो इसी आंसर को 250 वर्ड में आपको 3 पेज में कंप्लीट करना होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट। So so it is a Google backed startup. It is a Google backed startup, that is Pixel Space India, with collaboration with India, which is leading a consortium alongside Pearside Space, ये भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, देन Satshare Analytics India and Dhruva Space। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये कंसोर्टियम ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, उनका एक यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम है। देन इट इज़ थ्रू सिलेक्टेड थ्रू इन स्पेस कम्पिटिटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। EO सैटेलाइट्स यूज़ रिमोट, तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इट यूजेस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी टू कलेक्ट डेटा ऑन अर्थ्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बाई कैप्चरिंग द इमेजरी इन ऑप्टिकल एंड रैडर एंड हाइपरस्पेक्ट्रल मोड्स। तो ये सब दीज आर ऑल ट्रिवियल्स, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए इन चीज़ों को, हम थोड़ा एनालाइटिंग मैनर में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम फिनेंशियल कमिटमेंट देखते हैं तो यहाँ पर फिनेंशियल कमिटमेंट में हम देखेंगे कि द कंसोर्टियम, ये जो यहाँ पर जो कंपनीज़ के नाम लिखे गए हैं, द कंसोर्टियम इज़ गोइंग टू मेक ₹1200 crore approximately, which is approximately $137 million। And over the next 4 to 5 years it would build, launch and operate the constellation, कि आने वाले 5 सालों में ये इसको बिल्ड करके, लॉन्च करके और ये जो कंस्टलेशन है वो ऑपरेशंस में भी लग जाएगा। ठीक है ना, बट नोटेबली देयर बीड इज़ ज़ीरो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई कॉस्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा प्राइवेट देखेगा। दे हैव ऑप्टेड टू फुल्ली फंड द इनिशिएटिव देमसेल्फ। तो ये जो कंसोर्टियम है, नंबर 1 पॉइंट में मैंने जो कंपनीज़ के नाम लिखे हैं, वहाँ पर वो कंपनी फुल फंडिंग वो करेंगे विदाउट टेकिंग एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट।
ठीक है, एंड फॉरगोइंग द 350 करोड़ पीपीपी सब्सिडी। तो ये गवर्नमेंट से जो एक सर्टेन सब्सिडी उनको मिलेगा वो रुपीज़ 350 करोड़। नाउ इट विल कंप्राइज ऑफ 12 एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच विल बी बिल्ट लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड एंटायरली इन इंडिया। तो ये जो होंगे सैटेलाइट ये पूरा का पूरा इंडिया में बनाया जाएगा, इंडिया से लॉन्च होगा और इंडिया ही उसको ऑपरेट करेंगे। विच विल बी इक्विप्ड विथ सम कम्बिनेशन ऑफ पेनक्रोमेटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल एंड सिंथेटिक अपर्चर रैडर। चलिए ये वो तो कुछ बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, वो उस डिस्कशन में हम नहीं जाते। Now, then the company Pixel Space, it had already launched its first 3 Firefly satellites. क्या सैटेलाइट है? Firefly satellite abroad and SpaceX Transporter 12 mission. ये उन दोनों का कोलैबोरेशन है विद पिक्सल और SpaceX का। और क्या नाम है उस सैटेलाइट का? वो है फायरफ्लाई। तो यहाँ पर इस सैटेलाइट्स के एप्लीकेशन या फिर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल डिलीवर द एनालिसिस रेडी डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर द क्रिटिकल सेक्टर, जैसे कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? अर्थ में क्या ऑब्जर्व करना? क्लाइमेट मॉनिटर करना, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन एग्रीकल्चर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, then marine surveillance, national security, then urban planning and many more. So these are the significance. All right, so we can just now move on to the next news here. Okay, already these things have been discussed. Now let's see global plastic treaty. Okay, what we know that जो प्लास्टिक है ये एक it is a major global environmental challenge. Global major environmental challenge. And according to the data, according to certain data, कि around 430 million tons of plastics, it is produced annually, and इसमें two-third are short-lived product that become waste. कि इन 430 मिलियन टन में उससे 3 भाग में 2 भाग ऐसे प्लास्टिक है उनका जो यूटिलिटी है वो बहुत ही कम टाइम के लिए है और वो वेस्ट बन जाता है बहुत जल्दी, जैसे कि द प्लास्टिक कैरी बैग्स। ऑल्सो उसके साथ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इट इज़ अबाउट द माइक्रो प्लास्टिक्स दैट हैव entered the food chain, फिर ओशंस एंड ऑल्सो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। की रिसेंट स्टडीज़ में आया है कि इंसानों के खून में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज द UNEA's resolution in 2022. It mandated that an international legally binding instrument which shall be there to end plastic pollution, addressing the entire life cycle of the plastic, जैसे फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर उसके डिस्पोजल तक। उसके लिए नेगोशिएशन फोरम जैसे कि INC मतलब अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, यह है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी under the UNEP, United Nations Environmental Program. It targeted to finalize the treaty by 2025. ठीक है, now what is the current issue here? The current issue is कि the latest draft it omitted binding limits on plastic production.
तो लेटेस्ट जो इस ट्रीटी का जो ड्राफ्ट है वहाँ पर जो प्लास्टिक पोल्यूशन का लिमिटेड है, जो उसमें बाइंडिंग होता था, वो वाला प्रोविज़न वहाँ पर मेंशन नहीं है, विच वाज एक्चुअली द की डिमांड ऑफ मेनी कंट्रीज़ जैसे कोलंबिया, पनामा एंड 80+ से ज़्यादा स्टेट्स का वो डिमांड था कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर एक बाइंडिंग लिमिट लाना चाहिए। ऑलराइट, एंड इट इज़ फेवर्ड बाय अ माइनॉरिटी ब्लॉक जैसे सम अरब स्टेट्स इंडिया एडवोकेटिंग फोकस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट रेदर देन प्रोडक्शन कट्स, कि इंडिया जैसे कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अरब स्टेट्स जो है, उन्होंने ये जो ओमिशन जो किया गया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एडवोकेट करता है रेदर वी शैल गो फॉर बेटर प्लास्टिक मैनेजमेंट रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। सो व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म लाइज देयर? क्रिटिसिज्म लाइज कि इट इज़ एज सीन एज वाटरिंग डाउन द एम्बिशन, मतलब जो प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने का जो जज्बा है उसमें वो कम हो जा रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। दैट इज़ सीन एज अ वाटरिंग डाउन द एम्बिशन विच एक्चुअली फेल्स टू एड्रेस द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक and it lacks mandate for reuse refill system and ignores chemicals of concerns। ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या है यहाँ पर? इंडिया का पोजीशन है कि इट इज़ सपोर्टिव ऑफ द कुवैत पोजीशन। कुवैत का पोजीशन और इंडिया का पोजीशन सेम है, विच देयर इज़ एन ओपन डिस्कशन बट इट प्रेफर्स बैलेंसिंग एनवायरमेंटल गोल विद डेवलपमेंटल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़, कि मतलब कुल मिलाकर इंडिया और कुवैत जैसे कंट्रीज़ का ये कहना है कि रैदर डिक्लाइनिंग द प्रोडक्शन, हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, सो हियर इट इज़, सो वी हैव डिस्कस दिस एंड नाउ द नेक्स्ट वन, योर थर्ड टॉपिक अबाउट रिसर्च स्कॉलर रिफ्यूजेस टू रिसीव डिग्री फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स द इशू हियर। द इशू वाज कि इन एन इवेंट दैट वाज द 32nd convocation of the Manomiam Sundanar University in Tamil Nadu, where the incident happened कि जीन जोसेफ, कि वहाँ पर एक PhD स्कॉलर है जिनका नाम है जीन जोसेफ, ही हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव हर डिग्री from Tamil Nadu Governor R.N. Ravi. Why? The reason is कि she cited कि there are political differences and perceived actions against Tamil Nadu's interest. Rather, she chose an alternative to receive the degree from Vice Chancellor Dr. N. Chandrasekhar, कि वो जो गवर्नर है उनके तमिलनाडु के R.N. रवि, उनके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस है, इसलिए उन्होंने ये रिफ्यूज़ल दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या एस्पेक्ट हम कवर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी या फिर एपीएससी के लिए। यहाँ पर आप गवर्नर के रोल जो है, रोल ऑफ गवर्नर को आप स्टडी कीजिए, विच लाइज इन आर्टिकल 153 कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड सो ऑन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन देयर विच एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, ये आपको देखना होगा। नाउ व्हाट आर देयर इज़ द कन्फ्लिक्ट पॉइंट, कि कन्फ्लिक्ट पॉइंट वहाँ पर क्या है? द कन्फ्लिक्ट पॉइंट देयर इज़ कि देयर इज़ डिले इन असेंटिंग टू बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कि तमिलनाडु स्टेट जो है वो जो बिल्स का है वो पास कर दे रहा है, पर गवर्नर उसको क्या कर रहा है, गवर्नर इसको विथहेल्ड करके रख रहा है, एंड द बिल इज़ नॉट बिकमिंग एक्ट। सो गवर्नर अपना कंसेंट नहीं दे रहा है उस पर, तो उसमें क्या हो रहा है, तमिलनाडु के जो लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग है उसमें डिले हो रहा है। सो देयर वाज कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस इन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ही इज़ एलिज्ड पॉलिटिकल बायस इन द पब्लिक स्टेटमेंट्स। और तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में इट मल्टीपल फेस ऑफ्स बिटवीन गवर्नर R.N. रवि एंड द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच मल्टीपल फेस ऑफ या फिर रिफ्ट चल ही रहा है। एंड बाई द रीज़न इज जैसे विथहोल्डिंग द असेंट टू द बिल, स्पेशली क्या क्या बिल्स था वहाँ पर, जैसे कि नीट, कि डॉक्टर बनने के लिए नीट को एग्जेम्प्ट कर देना, नीट देना कंपलसरी है नहीं वो। देन यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, ठीक है, सर्टेन एग्ज़ाम्स को क्या कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना। देन स्कीपिंग सर्टेन पोजिशंस ऑफ द असेंबली एड्रेस ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये इंडिया में ये पहला स्टेट नहीं है, इंडिया में ये जैसे दिल्ली में भी हमने बहुत रोल ऐसे रिफ्ट्स फेस ऑफ्स देखे हैं। लास्ट फ्यू इयर्स पहले हमने ये कोलकाता में भी देखा था, कोलकाता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और
वहाँ के उस टाइम जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, तो वो भी हमने देखा। ठीक है, तो दैट इज़ अ अंडरलाइंग इशू। सो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 200, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 361 दैट मस्ट बी स्टडीड देयर। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे ये वाले आर्टिकल्स। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सुप्रीम कोर्ट इशूज़ center on plea for creamy layer like system in SC/ST reservation. What is the context of it? The context there is कि Supreme Court has issued a notice to the union government on a plea. Union government का एक plea है जहाँ पर which sought creamy layer concept in SC/ST reservations. जैसे कि हम अगर OBC देखते हैं, OBC में क्या है, एक है क्रीमी लेयर और एक है नॉन क्रीमी लेयर NCL। तो OBC में जो भी आप जो सेक्युलर एंडाउमेंट्स मिलता है, जो भी रिजर्वेशन मिलता है, वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, और ओबीसी जो क्रीमी लेयर है और जनरल है वो लगभग सेम है, वो उसको अलग से ट्रीट नहीं किया जाता है। ओबीसी में रिजर्वेशन सिर्फ एनसीएल को मिलता है। ऑलराइट, अभी ये प्ली क्या है गवर्नमेंट का ये प्ली है कि ये जो नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है उसको एससी और एसटी में भी लाए, क्योंकि देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट ग्रुप में या फिर शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स में अभी ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जिनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो चुका है और जिनको रिजर्वेशन की प्रयोजन नहीं है। ओके, सो हेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट, और जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, ऑलराइट, तो फिर आप यहाँ पर इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं बाई, जैसे आर्टिकल 15 को स्टडी कीजिए, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 46 को। ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी कंसेप्ट। फिर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो क्या है वो देखिए, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंदिरा साहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 फॉर ओबीसी, विच एक्सक्लूडेड द सोशली एडवांस्ड अमंग ओबीसीज, बट इट वॉज नॉट अप्लाइड टू एससीज एंड एसटीज। बस अभी इसको ही एप्लीकेशन में लाने की ही एक प्ली सबमिट किया गया है। ठीक है, तो पिटिशन का क्या की आर्ग्यूमेंट्स है, पिटिशन का की आर्ग्यूमेंट्स है कि इंडियन सोसाइटी में जो ग्रुप्स है दे वर रिसीविंग डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, कि इकोनॉमिकली बेटर ऑफ ग्रुप दे आर टेकिंग द एडवांटेज, जिनको एक्चुअली में एडवांटेज नहीं चाहिए उनको एडवांटेज मिल रहा है, एंड नो रिडक्शन इन द कोटा। सो दिस रिफॉर्म विल एम टू इम्प्रूव द इंट्रा कम्युनिटी इक्विटी। एक तो है इंटर कम्युनिटी कि अलग अलग कम्युनिटी में इक्विटी या फिर इक्वालिटी इंश्योर करना। इंट्रा कम्युनिटी मतलब ये एक पर्टिकुलर ग्रुप, सपोज एससी कम्युनिटी के अंदर जो भी ग्रुप्स है जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, उनको रिजर्वेशन की प्रयोजन है नहीं तो उनको नहीं दिया जाएगा, और जिनको सच्ची में प्रयोजन है उनको ये दिया जाएगा। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ द प्ली हियर। नाउ आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इक्विटी विद इन इक्विटी, ये जो हमने अभी भी डिस्कस किया है। टारगेटेड वेलफेयर की मोस्ट डिप्राइव सेक्शंस को बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। ओके, सो अगर आप यहाँ पर रिलीवेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखें, जैसे जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर एप्लीकेबल टू SC/ST इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोशन। ओके, the next is 40th anniversary of signing of Assam Accord on 15th August 2025. ठीक है, द 40th एनिवर्सरी। सो आपको क्या देखना है यहाँ पर, बेसिक्स आपको देखना है। यहाँ पर डिस्कशंस एसेस क्या होगा, बेसिक्स होगा असम अकॉर्ड विच वॉज साइंड ऑन 15th August 1985 बिटवीन हुम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ असम, आसू एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद। And this Assam Accord was the end of 6-year-long Assam movement. ठीक है, सो वहाँ पर की प्रोविजंस क्या थे, जैसे पहला की प्रोविजंस अगर हम देखें, सीलिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सील करना इन असम, देन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस कल्चर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड फॉर द एसएमईज पीपल, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर असम,
then prevention of encroachment on tribal belts, सत्रह लैंड्स एंड गवर्नमेंट रिजर्व्स। अभी करंट कंसर्न्स भी कुछ है, जैसे कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन, दैट आसूक इज क्लेमिंग दैट नॉट अ सिंगल कोर प्रोविजन इज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 40 ईयर्स। वो कह रहे हैं 40 साल बाद भी फुल्ली कोई भी कोर प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वेयर लार्ज नंबर ऑफ इलीगल फॉरेनर अभी भी अनडिटेक्टेड है असम में, अभी भी वो नाम डिलीट नहीं किए गए इलेक्टोरल रोल से। फिर कोई भी एक लार्ज स्केल डिपोर्टेशन नहीं किया गया है असम से। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर अभी भी पोरस है बहुत सारे एरियाज़ में, तो उन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं हुआ है अभी तक। दैट इज़ एलिज्ड बाय और एलिगेशन इम्पोज्ड बाय आसू। सो उसके वजह से असम के डेमोग्राफी या फिर पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट हुआ है। जैसे ट्राइबल बेल्ट में 17 लैंड इंक्रोच हुए हैं एंड विच altered the demographic composition in several districts in the last 60 years। उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जैसे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स जो है वो बहुत इजीली माइग्रेट कर सकते हैं असम में एंड क्रिएट अ सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट। एंड हाँ, और आपको इस कंटेक्स्ट में पढ़ना अगर है, जैसे आप फॉरेनर्स एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप, सिटीजनशिप एक्ट 1955, फिर अभी जो अमेंड हुआ है उसके प्रोविजंस आप देख सकते हैं। एनआरसी को लेकर आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे सी द क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक इनटू द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज़ यूएस टैरिफ नॉट इम्पैक्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, टैरिफ वॉर्स बिटवीन मेजर इकोनॉमीज हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, क्रिटिकल एग्जामिन। ओके, कि ऑन 6th of August 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड एडिशनल 25% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन इम्पोर्ट्स। ठीक है, विच रेज द टोटल टैरिफ रेट ऑफ 50%। कि इंडिया से अगर कोई वस्तु 50 रुपये में जाएगा, वो अमेरिका में जाकर वो 100 रुपये में डाउन होगा वहाँ पर। ठीक है, तो वो लगाया गया था। पर अभी जो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत सारे वीडियोस में, पर आज जो हम डिस्कस करेंगे इसका लिमिटेड इम्पैक्ट कैसे होगा। बिकॉज इट विल हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मिनिमल जीडीपी इम्पैक्ट ड्यू टू लो यूएस शेयर, की एक्सपोर्ट सेक्टर टू यूएस एग्जेम्प्टेड। कि यूएस में जो सबसे ज़्यादा की चीज़ें जो है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें वहाँ पर यूएस ने एग्जेम्पशंस दिए हैं। तो की एक्सपोर्ट सेक्टर्स टू यूएस एग्जेम्प्टेड। मिनिमल जीडीपी इम्पैक्ट ड्यू टू लो यूएस शेयर, कि यूएस में जो बिज़नेस हो रहा है तो उसमें उसका बहुत ही कम शेयर है, तो उससे इंडिया का जीडीपी में ज़्यादा हैम्पर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफसेट बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो स्टडी कह रहा है कि ये चीज़ वही भरपाई होगा जहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक डिमांड है वो अगर बढ़े, एंड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके साथ साथ मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन फोकस अगर हम देखें ग्लोबल साउथ में है, जो कंट्रीज़ में इंडिया का बिज़नेस अभी तक नहीं हुआ है, वहाँ पर इंडिया अगर एक अच्छा सा मार्केट बनाए तो दैट विल बी वेरी मच सप्लीमेंटेड, और हो सके तो जो करंट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया का हो। तो लॉन्ग टर्म में वो एक पॉसिबिलिटी है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। देन पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग आउटलुक, सस्टेन्ड इफ फिजिकल डिसिप्लिन एंड ग्रोथ कंटिन्यू। तो अगर अभी जो फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन है और ग्रोथ रेट जो अभी चल रहा है 7 से 8%, वही अगर चलता जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में पॉजिटिव आउटलुक है। तो व्हाट शुड बी इंडियाज़ रिस्पॉन्स? इंडियाज़ रिस्पॉन्स शुड बी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बेस्ड रिस्पॉन्स। जैसे अवॉइड एस्केलेटिंग इंडिया फुल फ्लेज ट्रेड वार, कि इंडिया को ऐसे इसको एस्केलेट नहीं करना है। कि इंडिया भी अगर रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज कर दे कि यूएस के जो गुड्स है, जो इंडिया में यूएस बिजनेस करता है, उसमें भी अगर इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगा दे, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द टैरिफ वार बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, तो विच विल हाईलाइट इंडियाज रोल एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन एशिया पैसिफिक रीजन, एंड इट विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूशन यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देन इंडिया को अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि यूएस फोकस नहीं, ईयू, आसियान,
और साउदर्न हेमिस्फीयर पे कंट्रीज जैसे त्रिनिदाद एंड टोबैको, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इंडिया को अपने मार्केट बढ़ाना चाहिए, स्पेशली द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। फिर सपोर्ट अफेक्टेड सेक्टर्स, जो जहाँ जो सेक्टर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं ड्यू टू द यूएस पॉलिसीज़, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें सपोर्ट दे सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम टैक्स रिलीफ, बाय गिविंग देम सब्सिडीज़ टू द सेक्टर्स अफेक्टेड बाय टैरिफ्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर इन द एट द एंड। सो दिस इज़ आवर स्मार्ट बुक्स, जहाँ पर 14 स्मार्ट बुक्स आपको मिलेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। तो बहुत ही वेल क्राफ्टेड कंटेंट है वहाँ पर। अगर आपको आपका कॉपी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।